हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है एनिमे फ्लाई 1 में। हाँ यार, तो मैंने पिछले एपिसोड में कोई भी लाइक का टारगेट नहीं दिया था। वीडियोस देखने के बाद लाइक करके जाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा कि योशिन के सामने रेडिएंट डीमन स्क्वाड के कैप्टन माजिन, जो 17 कॉम्बैट स्क्वाड में से एक है, वो आए हैं। माजिन और पास आकर उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम ही लाइटनिंग जीनियस हो? योशिन कहता है, हाँ सर, और उसे गौर से देखकर थोड़ा स्माइल करके कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास बैकबोन है। तुम जैसे लोग आसानी से नहीं मरते। कॉम्बैट स्वॉर्ड स्क्वाड, जो डिसोलेट फोर्ट्रेस के डिवाइन स्वॉर्ड स्क्वाड के नीचे है, यह मूलतः सेंट्रल प्लेन्स में मौजूद सेक्ट्स में से एक की तरह है। तुम दोनों रेडिएंट डीमन स्क्वाड में मार्शल आर्ट सीखोगे और मिशंस को अंजाम दोगे। और पीछे वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरफ उंगली करके कहते हैं, वैसा भी तुम्हारे सीनियर है। तभी वूचंग कहता है, कैप्टन माँ, मेरा एक प्रश्न है। माजिन कहते हैं, बोलो। वूचंग नीचे झुककर रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है, मुझे प्रश्न पूछने के लिए अनुमति देने के लिए धन्यवाद। और कहता है, रेडिएंट डीमन स्क्वाड में मार्शल आर्ट सीखना, इसका मतलब यह है कि हर कोई अपनी मार्शल आर्ट एक दूसरे के साथ शेयर करता है। माजिन कहते हैं, वास्तव में नहीं, जो मार्शल आर्ट आपने खुद सीखा है वह आपका है। केवल रेडिएंट डीमन स्क्वाड का ही मार्शल आर्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यह सुनकर वूचंग एक्साइटमेंट में कहता है, मैं प्रसिद्ध रेडिएंट डीमन आर्ट सीख रहा हूँ। माजिन कहते हैं, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो आपको सीखने में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। योशिन मन में कहता है, रेडिएंट डीमन स्क्वाड, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। रेडिएंट डीमन स्क्वाड 17 स्क्वाड में से सबसे प्रसिद्ध स्क्वाड में से एक है, क्योंकि वे माउंट सेक्ट के 24 इलाइट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन से लड़ने में सक्षम थे, वो भी बिना किसी घाव के। उस घटना से अफवाह फैलाने वालों को यह कहने की विश्वसनीयता और भी बढ़ा दी कि यह डिसोलेट फोर्ट्रेस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तभी कैप्टन माजिन कहते हैं, जबकि डिसोलेट फोर्ट्रेस रॉयल फैमिली से संबंधित है, डिसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट पर हमला होना यह उचित नहीं है। इसलिए आप यहाँ जो कुछ भी सीख सकते हैं, सीखना चाहिए और लगातार स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। योशिन कहता है, यह देशद्रोह नहीं है। ऐसा क्यों है? जियांगयू में कई सैनिक लोग हैं जो डिमोनिक आर्ट सीखने के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग खो दिया है। यहाँ जिसके पास मोबिलिटी आर्ट में असाधारण रूप से स्किल है, वो ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों में भागने से पहले सरकारी अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। माजिन कहते हैं, इसलिए रॉयल फैमिली की डिग्निटी हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि हमारी नौकरी सरकारी अधिकारियों की तरह नहीं है। लेकिन वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए यदि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बने तो तुम मर जाओगे। और एक डिसाइपल के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक डिसाइपल मिशन पर निकल रहा था, तभी उसे नामगोंग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ने काट डाला। यह उदाहरण तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी हम देखते हैं, यह लड़का जो नीचे एटीट्यूड में बैठा है, वो कहता है, ओ द किंग स्टाइल स्वॉर्ड आर्ट। वह सच में बहुत डरावना था और मन में कहता है, द किंग स्टाइल स्वॉर्ड आर्ट को दुनिया में स्वॉर्ड्समैनशिप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टाइल में से एक माना जाता है। यह एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट है जो केवल नामगोंग क्लैन के मुख्य वंशजों द्वारा सीखी गई है। इसके अलावा यह सच है कि नामगोंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैनशिप जिसके भी द्वारा सीखी गई है, उसे चीन का सबसे ताकतवर मार्शल मास्टर कहा जाता है। उसने ऐसे स्किल्ड मास्टर से युद्ध किया और जीवित वापस आ गया। और उठकर योशिन की तरफ आते हुए कहता है, ठीक है फिर चलो लाइटनिंग जीनियस से शुरुआत करते हैं। और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी स्विफ्ट स्वॉर्ड आर्ट बहुत असाधारण है, चलो इस पर एक नजर मारे। यह ब्लू रोब डिसाइपल योशिन को टेस्ट करने के लिए आया है, इसलिए योशिन भी अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और अपने स्वॉर्ड को मैन से निकालते हुए ट्रू एनर्जी रिलीज करता है। इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसे गौर से देख रहे हैं। तभी यह लड़का भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के कंधे पर रखकर कहता है, मैं चुन म्योंग हूँ, मेरा जन्म और पालन पोषण जिंगियान में हुआ है। योशिन कहता है, मैं जंग योशिन और मैं जिनिया काउंटी से हूँ। यह लड़का उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? ऐसी जगह भी मौजूद है?
यदि 10 साल का बच्चा ट्राई शॉट टेक्निक का उपयोग करता है तब भी तुम विंड को उत्पन्न होते हुए महसूस कर सकते हो। इसलिए लड़ते समय तुम पता लगा सकते हो कि कोई अपनी स्वॉर्ड कैसे स्विंग करता है। योशिन तो भी हवा को महसूस करता है। ब्लू रोब डिसेबल कहता है इतनी कम उम्र में इतनी दूर तक पहुंचने का मतलब है कि तुम काफी टैलेंटेड हो। और अपनी स्वॉर्ड आगे करके स्वॉर्ड के चारों तरफ हवा को लाकर कहता है मुझे वह टैलेंट दिखाओ, स्वॉर्ड के साथ तुम्हारा टैलेंट। योशिन कहता है ठीक है फिर, और अपनी स्वॉर्ड निकलने लगता है जिससे स्वॉर्ड रेजोनेंस आवाज की तरंगे निकलने लगती है। इसे देखकर सभी डिसाइपल शॉक हो जाते हैं, साथ ही कैप्टन माजिन भी। स्वॉर्ड की गूंज योशिन के चारों तरफ फैल जाती है जिसमें ब्लू रोब डिसाइपल भी कवर हो जाता है। दोनों के पास से अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो रही है। तभी योशिन मन में कहता है फोकस, और कहता है हाँ अब मैं अपनी एनर्जी डिटेक्शन से अपने प्रतिद्वंदी की सांसें भी महसूस कर सकता हूँ। योशिन उसके सांसों को ध्यान से महसूस करने लगता है और मन में कहता है अभी, और बहुत ही तेजी से उसके पास आकर अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहता है स्विफ्ट स्वॉर्ड आर्ट। उसका ये अटैक ब्लू रोब को लगने ही लगता है कि तभी वो भी उस पर अटैक कर देता है जिससे योशिन का अटैक रुक कर योशिन घसीटते हुए पीछे जाने लगता है। चुनम्योंग मन में कहता है उसने अपनी स्वॉर्ड कब उठाई, तब योशिन फिर से अटैक कर देता है। चुनम्योंग कहता है ठीक है, वो एक मार्शल मास्टर है जो नामगोंग में सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन के खिलाफ बच गया है। अगर मैं इसे ध्यान में रखूं तो यह है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा फिजिबल है। तभी योशिन का अटैक उसके स्वॉर्ड पर लगता है। योशिन उसके पीछे आ जाता है और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसे भी वो रोक लेता है और शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। योशिन इसे देखकर कहता है क्या वो गायब हो गया, और महसूस करता है कि वो फिर से आ रहा है। योशिन इस अटैक को नीचे झुककर डॉज कर लेता है और तेजी से उसके गर्दन पर शॉट स्विंग करता है। यह बंदा भी ऊपर उड़ के डॉज करता है, लेकिन उसकी टोपी निकल जाती है और हमें पता चलता है कि यह एक नोबेल रेस से एल्फ है और वो फिर से नीचे आ जाता है। सभी लोग इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो चैंग तो देखने लायक है भाई। योशिन उसे देखकर मन में कहता है जैसे कि अपेक्षा थी एक नोबेल रेस। यह बंदा भी हाफने लगता है। तब योशिन फिर से फाइटिंग स्टांस लेते हुए मन में कहता है मैं अपनी स्वॉर्ड पर लिमिट रिलीजिंग टेक्निक का उपयोग करूंगा। हाँ यार, इस राइटर ने ओरिजिन एबिलिटी टेक्निक को ही बाद में लिमिट रिलीजिंग टेक्निक कहा है। तभी योशिन साइड में देखता है कि सारे लोग शौक में उसे ही घूरे जा रहे हैं और मन में कहता है वे ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हैं। यह बंदा भी शौक होकर देख रहा होता है। योशिन उसे कहता है तो तुम क्या सोचते हो। वो कहता है क्या। योशिन अपनी स्वॉर्ड मैन में रखकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर इजी जा रहे थे, प्लीज मेरे साथ ईमानदार रहो। चुनम्योंग कहता है ओह तुमने कहा था कि तुम कितने साल के हो। योशिन कहता है मेरी उम्र 15 साल है। क्या यह महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमारी उम्र के कारण हमारे दुश्मन हम पर आसान नहीं हो गए। क्या अभी हमारा स्किल सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये सुनकर चुनम्योंग बहुत ही शौक होकर आंकलाते हुए कहता है क्या 15 वर्ष के। योशिन मन में कहता है इसके अलावा मेरे पास शुरू करने के लिए पहले से ही एक छोटा जीवन है, बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। गाइस यहाँ पर योशिन यह इसलिए कह रहा है क्योंकि योशिन सिर्फ 20 साल तक ही जीवित रह सकता है। तभी एक डिसाइपल कहता है वह 15 साल की उम्र में इतना स्किल्ड है, यह असामान्य है। नहीं, यह कहना अधिक सटीक होगा कि वह एक हेवन की गलती है। चुनम्योंग कहता है मैं ड्रैगन फिनिक्स समिट में कई बार गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। मुझे संदेह है कि तुम ऐसा कैसे बन सकते हो, भले ही तुमने जन्म से ही इंस्टिंक्ट आर्ट सीखी हो। दूसरा व्हाइट रोब वाला कहता है हो हालांकि मैं मेरे शहर का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था। उसके पास खड़ा ब्लू रोब वाला कहता है सबसे टैलेंटेड मेरा घंटा। वो चैंग तो अभी भी शौक में ही होता है, ये नहीं सुधरेगा भाई। कैप्टन माजिन भी अभी तक कुछ भी नहीं बोले। सभी लोग एक दूसरे को ही घूर रहे होते हैं।
तभी सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग अरेना में, जहाँ पर ये सारे डिसाइपल्स आगे देख कर हंस रहे होते हैं। आगे माजिन वुचैंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपनी एनर्जी से उस पर प्रेशर दे रहे हैं। वुचैंग प्रेशर की वजह से कास रहा है। इसकी इतनी कड़ी ट्रेनिंग देख कर ही ये लोग हंस रहे हैं। माजिन रुक कर कहते हैं, यह प्रशंसनीय है कि तुम अभी भी जमीन पर फैले होने के बजाय खड़े हो। अभी वापस जाओ और जो भी तुमने सीख लिया है उससे और ज्यादा टॉस करो। वुचैंग चैन के सांस लेकर कहता है, हाँ सर। तभी माजिन योशिन की तरफ देख कर कहते हैं, तुमने भी इसे कर दिया है। क्या तुमने स्टेप्स का सार समझ लिया है? योशिन कहता है, यह निर्बाधित तरीके से सोचना और कार्य करना है। माजिन कहते हैं, यह सही है। स्थिति की परवाह किए बिना तुम्हारे पास हमेशा एक रास्ता होता है। रेडियंट डीमन आर्ट का असली सार रास्ते को बाधित किए बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ना है। अब तुमको अटैक के रास्ते का गहरा अर्थ समझ जाना चाहिए। योशिन कहता है, अटैक के रास्ते का गहरा अर्थ मतलब? माजिन कहते हैं, इसे तुम्हें बताने से बेहतर दिखाना और तेज होगा। और एक स्ट्रक्चर पर हाथ रख के कहते हैं, ध्यान से देखो। दोनों भी उसे देखने लगते हैं। तभी माजिन के हाथ से एनर्जी निकलने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, लेकिन तभी वो सारी एनर्जी गायब कर देते हैं। इसे देखकर योशिन मन में कहता है, उन्होंने अभी पूरी तरह से रिलैक्स किया। और तभी वो जोर से एक पंच उस चीज पर मार देते हैं जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसे देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। माजिन कहते हैं, बिल्कुल सही समय पर सबसे जोरदार अटैक का रास्ता यही है। यदि तुम अटैक का सही रास्ता अपनाते हो तो तुम सबसे पावरफुल अटैक कर पाओगे। योशिन मन में कहता है, इसका मतलब है कि हमें अपनी ताकत को उजागर करने का समय समझने की जरूरत है। माजिन कहते हैं, हालांकि मैंने इसे तुम दोनों को दिखाया है। मैं तुमसे यह तुरंत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप केवल एक बार देखने के बाद ही इसमें महारत हासिल कर सको। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने पूरे जीवन भर सीखना होगा। योशिन कहता है, क्या ऐसा है? और मन में कहता है, मुझे अपने पूरे जीवन में इसे सीखना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे अभी कर सकता हूँ। हालांकि और तभी वो अपने हाथ को चटकाते हुए आगे बढ़ता है। माजिन शॉक होकर मन में कहते हैं, क्या वो ऐसा करने का प्रयास करने जा रहा है? तब योशिन वैसे ही दूसरे स्ट्रक्चर के पास आ जाता है और कहता है, कोर एनर्जी का सार महान प्रकृति है। केवल इसके नेतृत्व का ही पालन करना पर्याप्त होगा, है ना? और अपनी स्वॉर्ड निकल कर कहता है, बॉडी स्वॉर्ड यूनिफिकेशन। उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है और उनमें कहता है, मैं धीरे धीरे रिलैक्स करूंगा। तभी उसे वो पॉइंट दिखता है जहाँ पर उसे वार करना है और वो अपनी स्वॉर्ड के म्यान के साथ उसी पॉइंट पर अटैक कर देता है। वो स्ट्रक्चर क्रम्बल करने लगता है और वहीं पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मन में कहता है, मैंने समझ लिया है अटैक के रास्ते का गहरा अर्थ। मैंने सभी रेडियंट डीमन आर्ट्स को सीख लिया है। मुझे वास्तविक लड़ाई में इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए बस ट्रेनिंग जारी रखने की जरूरत है। और वो पीछे मुड़कर स्माइल करता है। पीछे का सीन एकदम ही शॉकिंग होता है। माजिन और सारे डिसाइपल्स इसे देखकर सदमे में जा चुके हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि आखिरकार यह इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीख कैसे सकता है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ योशिन और मैं ही इसे इतनी जल्दी सीख सकते हैं। योशिन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपनी स्वॉर्ड वापस रखते हुए कहता है, ओह, मैंने अपना बद्दा साइड दिखा दिया है, क्योंकि मैं इसे पहली बार आजमा रहा हूँ। मुझे अभी इसे सही तरह से उपयोग करने के लिए वास्तविक लड़ाइयों का अनुभव करना होगा। यदि मैं एसेशन रेडियंट डीमन आर्ट्स का उपयोग करना चाहता हूँ जहाँ लाइन पर जीवन और मृत्यु चालू है, इस तरह का सामान्य ट्रेनिंग काम नहीं करेगा। यह सुनकर बाकी डिसाइपल्स कहते हैं, क्या? योशिन ग्रीट करके कहता है, आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। यह सुनकर कैप्टन माजिन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मुझे यह सोचना होगा कि अब से मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। योशिन कुछ समझ नहीं पाता। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। वुचैंग कहता है, क्या तुमने सुना कि हमारे सीनियर्स का हेवन स्क्वाड के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था? योशिन कहता है, क्या?
क्या डिसोनेट फोर्ट्रेस अपने रूल्स को लेकर काफी सख्त नहीं है? जहाँ तक मुझे याद है, ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर लड़ना एक दंडनीय अपराध है। डिसोनेट फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट के लिए आखिरकार वे क्यों लड़े? वू चंग कहता है, ऐसा लगता है कि हेवनली स्क्वाड के मेंबर में से एक लड़के ने रेस्टोरेंट में लड़ाई का फैसला किया। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे टैलेंट रेडिएंट टीम स्क्वाड के भीतर खिलने में सक्षम नहीं होगी, इसी तर्ज पर कुछ कहा था। योशिन कहता है, वे ऐसे किसी चीज के कारण लड़े। वू चंग उंगली काटते हुए कहता है, तुम नहीं जानते कि मुरिम कैसा होता है, यह है उसका असली चेहरा। कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी डील किसी को आपके खिलाफ स्वाड उठाने के लिए उकसा सकती है। और योशिन की तरफ कॉन्फिडेंस में देखकर कहता है, क्या यह सच में बेहतर नहीं है? और अचानक डरते हुए कहता है, सोचो डिसोनेट फोर्ट्रेस के सीनियर एक नए डिसाइपल पर गुस्सा हो रहे हैं। अगर वो मैं होता तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। योशिन मन में विचार करता है, क्या वे सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि किसी ने रेडिएंट टीम स्क्वाड का अपमान किया? यह मेरे लिए एक अवसर हो सकता है। यदि मैं उस वर्ल्ड ट्री का फ्रूट प्राप्त करना चाहता हूँ जिसकी इस वर्ल्ड की सभी ग्रेट रेसेस पूजा करती है, तो मुझे कुछ हासिल करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने की प्रक्रिया में मुझे निश्चित रूप से दूसरों की मदद की आवश्यकता होगी, जबकि एक मार्शल आर्टिस्ट का विश्वास हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका एक दूसरे के प्रति अपने जीवन का दायित्व निभाना है। और उठकर मन में कहता है, सबसे पहले स्क्वाड के मेंबर्स पर अच्छा प्रभाव डालना कोई बुरा विचार नहीं है। वू चंग उसे अचानक उठते देखकर कुछ समझ नहीं पाता। योशिन कहता है, कुछ सोचने के बाद मुझे लगता है कि तुमने जो कहा वह सही है। यह सोचना कि सीनियर्स मेरे लिए लड़ रहे हैं, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मैं उनसे मिलने जाऊंगा और वहाँ से सीनियर्स को मिलने जाने लगता है। वू चंग उसके पीछे आते हुए कहता है, हाँ यह सही है। मैं जानता था कि तुम एक शूरवीर व्यक्ति हो जो मार्शल आर्टिस्ट के कोड को जानता है। योशिन मन में कहता है, क्या ऐसा कुछ करना शूरवीरता माना जाता है? तभी वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। सभी लोग इन्हें ही देखने लगते हैं। यह सीनियर डिसाइबल कहता है, नए डिसाइबल्स। दूसरा कहता है, यहाँ आज कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी वे आज ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। वो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तभी एक सीनियर वू चंग से कहता है, जब तुम अभी भी व्हाइट रोब पहने हुए हो तो तुमको इतनी कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वू चंग उन्हें ग्रीट करके हंसते हुए आगे जाने लगता है। नीचे बैठा हुआ कहता है, नहीं, क्योंकि उन्होंने व्हाइट रोब पहने है इसलिए उन्हें ऐसा करना चाहिए। यह वास्तव में अपेक्षा वाला एटीट्यूड है। तभी दोनों कैप्टन माजिन को ग्रीट करते हैं। माजिन उन्हें यहाँ देखकर कहते हैं, क्या ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा? योशिन कहता है, मैं स्पार करना चाहता हूँ। स्पार मतलब एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना। माजिन कहते हैं, क्या ऐसा है? तो फिर वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी एक को चुनो और वह तुम्हारे साथ स्पार करेगा। योशिन कहता है, रेडिएंट टीम स्क्वाड के विरुद्ध नहीं, मैं हेवनली स्क्वाड के विरुद्ध स्पार करना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी के रिएक्शन शॉकिंग हो जाते हैं, जैसे कि अरे भाई ये क्या कह रहा है? माजिन कहते हैं, ऐसा लगता है कि कल जो हुआ उसकी हवा तुमने पकड़ ली है। उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योशिन मन में कहता है, वैसे भी मैं कहाँ पर काम में व्यस्त हूँ। और कहता है, मैं हेवनली स्वॉर्ड आर्ट को देखना चाहता हूँ जिसकी मैं लंबे समय से प्रशंसा करता आ रहा हूँ। माजिन ये सुनकर कहते हैं, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि तुम बहुत उत्तेजित हो। और उनमें कहते हैं, फिर भी उसे अपने सीनियर्स की वजह से मेहनत करते देखना बुरा नहीं है। योशिन ग्रीट करते हुए बड़े आवाज में कहता है, मैं स्पार करना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि रेडिएंट टीम आर्ट एक ग्रेट मार्शल आर्ट है। कैप्टन प्लीज मुझे ऐसा करने की अनुमति दे। माजिन भी कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है। योशिन मन में कहता है, मैं रेडिएंट टीम आर्ट के साथ युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकूंगा, उन्नत मार्शल आर्ट को देख सकूंगा और अपने सीनियर्स पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकूंगा। मैं एक पत्थर से 3 शिकार करूंगा। तभी माजिन कहते हैं, तुमने हेवन स्क्वाड की जैसी कौन सी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी है, नहीं तुमने पहले कभी एक साथ लड़ाई लड़ी है। हालांकि यह एक स्पार हो सकता है, लेकिन उनके पास तुमको इतने आसानी से जाने देने का कोई कारण नहीं है। योशिन जोश में कहता है, मैं बिल्कुल यही आशा कर रहा हूँ।
यह जोश देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मार्जिन उसे इतना जोश में देखकर कहते हैं उसकी स्पिरिट डिसोलर फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट के लिए अच्छी है। मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि तुम बड़े होने के बाद कैसे होगे। यदि तुम किसी तरह लड़ाई से बचने में सक्षम हुए तो तुम रेडियंट टीम स्क्वाड के अगले कैप्टन बन सकते हो। मार्जिन स्पार के लिए राजी हो गए। इसे देखकर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मार्जिन कहते हैं ठीक है, मैं हेवनली स्क्वाड को संदेश भेजूंगा। योशन भी वहाँ पर जाने के लिए मुट्ठी कस लेता है और तभी शी शिफ्ट होता है हेवनली स्क्वाड के अरेना में। वहाँ पर उसका अपोनेंट यह ब्लू रोब बंदा है। तभी हेवनली स्क्वाड का यह ब्लू रोब कहता है ओह यह सच है, एक व्हाइट रोब ब्लू रोब वाले को चुनौती देगा। उसके साइड वाला व्हाइट रोब कहता है सटीक तरह से कहे तो इसे सीखने के लिए गाइडेंस की लड़ाई माना जा सकता है। आपको क्या लगता है वह कितने मुकाबलों तक चलेगा? जो कुछ भी हो, मामला यह है कि वह लंबे समय तक लगभग 10 मुकाबलों तक टिकेगा। दूसरा उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है एक नया आया हुआ व्हाइट रोब एक ब्लू रोब के विरुद्ध 10 मुकाबलों तक टिकेगा। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। हम देखते हैं हेवनली स्वॉर्ड स्क्वाड के कैप्टन हान चोलमोक योशिन को गौर से देखते हैं और कुछ समझ नहीं पाते कि यह लड़का मेरे वाले ब्लू रोब लड़के से कैसे लड़ेगा भाई। और योशिन की तरफ उंगली करके कहते हैं अगर यह लड़का 10 मुकाबलों तक चलता है तो मैं उसे हेवनली स्क्वाड में से एक एलिक्सर दे दूंगा। मार्जिन कहते हैं एक एलिक्सर? क्या तुमको नहीं लगता कि इसको बेड पर लगाना बहुत ज्यादा है? कैप्टन हान चोलमोक कहते हैं डर गया क्या तुमको लगता है कि तुम हार जाओगे? मार्जिन गुस्से में कहते हैं मुझे उकसाओ मत। डिसोल्ड फोर्ट्रेस के एलिक्सर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग बेतुकी ढंग से किया जा सके। हान चोलमोक भी गुस्से में कहते हैं रेडियंट डीमन स्क्वाड और हेवनली स्क्वाड का सम्मान दांव पर है, क्या यह तुच्छ है? ये सुनकर मार्जिन कुछ बोल नहीं पाते और थोड़ी देर बाद कहते हैं ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ। हान चोलमोक कहते हैं गुड, अच्छा है और हाथ की हड्डियां मोड़ते हुए कहते हैं एक ग्रुप के लीडर के रूप में हमें अपने लोगों पर भरोसा रखना चाहिए। यह सुनकर मार्जिन थोड़ा स्माइल करते हैं। तभी योशिन का अपोनेंट कहता है रेडियंट डीमन स्क्वाड का व्हाइट रोब तुम्हारा नाम जंग योशिन है ना? योशिन ग्रीट करके कहता है हाँ मैं जंग योशिन हूँ रेडियंट डीमन स्क्वाड से। और उसे देखते हुए मन में कहता है एक ब्लू रोब योद्धा। लोग पहले व्हाइट रोब वाले योद्धा के रूप में शुरुआत करते हैं, उसके बाद ब्लू रोब योद्धा के रूप में आगे बढ़ते हैं। हालांकि हर कोई ब्लू रोब नहीं बनता। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ब्लू रोब बनने में 10 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। डिसोल्ड फोर्ट्रेस के ब्लू रोब योद्धा वे लोग हैं जो प्रमुख मार्शल आर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पीक मार्शल मास्टर से भी नहीं हारेंगे। यह डिसाइपल कहता है मैंने हेवनली स्वॉर्ड आर्ट की 20 साल से ट्रेनिंग की है, जबकि कहा जाता है कि तलवारों की आंखें नहीं होती, इसलिए मैं तुम पर आसान नहीं जाऊंगा। योशिन बिना डरे कहता है ठीक है। योशिन का इतना कॉन्फिडेंस देखकर ब्लू रोब बंदा भी खुद ही थोड़ा सा डर जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर ट्रू एनर्जी को रिलीज करने लगता है। सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। योशिन उसे देखकर मन में कहता है हेवनली स्क्वाड का एक ब्लू रोब, मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार की स्वॉर्ड स्टाइल का उपयोग करता है। और थोड़ा हंसकर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है चलो अनावश्यक विचारों को दूर फेंकना होगा। और स्वॉर्ड पर ट्रू एनर्जी रिलीज करके कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार की स्टाइल का उपयोग करता है, मैं बस मार्शल आर्ट की अपनी स्टाइल का उपयोग करूंगा। ब्लू रोब कहता है मैं तुम्हें पहला हमला करने दूंगा, मेरे पास आओ। तभी योशिन स्टार्टिंग में ही उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक लिमिट रिलीजिंग टेक्निक से अटैक कर देता है। योशिन बहुत ही तेजी से जाकर उसकी स्वॉर्ड के साथ अपनी स्वॉर्ड टकराता है। अटैक इतना तेज होता है कि ब्लू रोब समझ नहीं पाता और कहता है वह तेज है। इसे देखकर हान चोलमोक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं वो एक व्हाइट रोब की गति है। मार्जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता है और मन में कहते हैं इस उम्र में स्किल्स के इस लेवल को देखकर अनिवार्य रूप से किसी की भी सांसें थम जाएगी। फिर भी जंग योशिन के स्किल्स के साथ यदि वह इस अवसर का उपयोग नहीं करता है तो वह जीत नहीं पाएगा। तभी योशिन दूसरा अटैक करते हुए कहता है लिमिट रिलीजिंग टेक्निक व्हाइल बीइंग रोटेशनल। और दूसरा अटैक करते हुए कहता है मैं इस जगह में प्रवेश करने से पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। अब मैंने अपने शारीरिक शरीर को जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट और मार्शल आर्ट के सिद्धांतों के साथ ट्रेन किया है। स्वॉर्ड
की ट्रेजेक्टरी जितनी ज्यादा झुकी हुई होती है वह उतनी ज्यादा पिछले वाले मसल्स का उपयोग करती है। तभी वो उसके हाथ के नीचे आकर पैर में कोर एनर्जी लाकर अपनी दिशा बदल कर कहता है एक कदम आगे बढ़ते समय और कोर एनर्जी के साथ मुड़ते समय यह रोटेशनल फोर्स निर्माण करेगा। तभी उसके शॉट पर वार करता है। उसकी शॉट पीछे जाती है और कहता है मैंने एक और मूव सीख ली है और इस नए मूव से भी अटैक कर देता है जिससे ब्लू रोब की शॉट नीचे गिर जाती है और योशिन उसके गले पर शॉट रख देता है और उसे टॉन्ट मारते हुए सीटी बजाता है। सभी लोग इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। कैप्टन हानचोल मोक तो अपनी कुर्सी से उठ ही जाते हैं और वहीं पर मार्जिन मस्त हंस रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं क्या व्हाइट रूप जीत गया। वो चैंग जोर जोर से एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगता है। ब्लू रोब तो कुछ बोल ही नहीं पाता। योशिन उसे ग्रेट करते हुए मन में कहता है मैं भाग्यशाली निकला। मैं केवल इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास अत्यधिक मोमेंटम था जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। अगर हम दोबारा लड़ेंगे तो परिणाम निश्चित तौर पर अलग होगा। और उसे कहता है मुझे इतनी हाई लेवल शॉट्समैनशिप देखने का अवसर देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ब्लू रोब उससे बिना बोले अपने शॉट लेने के लिए आगे जाने लगता है और वो शॉट उठाकर अपने कंधे पे रख के कहता है मैं तुम्हारी शॉट की ट्रेजेक्टरी और रोटेशनल फोर्स से आश्चर्यचकित था। तुम्हारे पास बहुत वर्षों से भी ज्यादा का मार्शल स्किल है। तुम्हारे पास शॉट चलाने की अविश्वसनीय टैलेंट है। तुम लाइटनिंग जीनियस जंग योशिन हो है ना। यंग लड़कों में सबसे टॉप पर तुम्हारे पास ऐसी युद्ध शक्ति है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रेडियंट डीमन स्क्वाड ने तुम जैसा एक खजाना पाया है। मैं सच में तुमसे बहुत जेलस हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लू रोब वाले से व्हाइट रोब बंदे की तारीफ सुन रहे हैं। हम देखते हैं मार्जिन हानचोल की तरफ हाथ करते हैं ताकि बेड पर लगाया हुआ एलिक्सर उनसे ले ले। इससे हानचोल मुख शॉक हो जाते हैं जैसे कि कह रहे हो कि आखिरकार ये क्या हो गया। तभी योशिन सुकून की सांस लेकर मन में कहता है मैं इस नई टेक्निक का नाम एनर्जी एक्यूमुलेशन डिस्चार्ज रखूंगा। तभी मार्जिन बॉक्स लाकर कहते हैं यहाँ जंग योशिन। योशिन पीछे मुड़कर देखता है तभी मार्जिन वो बॉक्स उसकी तरफ फेंकते हैं। योशिन उसे कैच कर लेता है और उसे खोलकर देखकर कहता है यह तो। मार्जिन थोड़ा स्माइल करके कहता है हेवनली स्क्वाड का एक एलिक्सर अब यह तुम्हारा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक ब्लू रोब छत पर और बाकी के नीचे रहकर इस मेंशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी बाहर खड़ी यह लड़की कहती है डैम वह बहुत मॉन्स्टरस है और कहती है यह सोचना कि गुई कौन जैसा एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन जो हेवनली स्क्वाड का एक ब्लू रोब है वह हार जाएगा। इस लड़की का नाम चेन स्वॉर्ड डीमन बाइक मिरियो है और कहती है फिर भी वह मेहनती विनम्र और पोलाइट है। वह मार्शल आर्ट के माध्यम से देखे तो भी वह अच्छा है। चुनमियोंग कहता है वह निश्चित रूप से ऐसा टैलेंट है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। मिरियो कहती है जब मैं स्पारिंग करते समय किसी टेक्निक का उपयोग करती हूँ वह बच्चा किसी तरह एक सिद्धांत को अलग अलग पोस्चर में लागू करने में सक्षम है। मतलब वो उसके हाथ में जो एनर्जी मौजूद है उसके बारे में बात कर रही है। हम देखते हैं योशिन वुचेंग को बिल्कुल उसी तरह से ट्रेनिंग दे रहा था जिस तरह मार्जिन उसे देते हैं। इसे याद करके मिरियो कहती है इसके अलावा जिस तरह से वो इसे और ज्यादा सटीकता से एग्जीक्यूट करता है मुझे उसके सामने विशिष्ट मार्शल आर्ट का उपयोग करने से नफरत होती है। उसमें मार्शल आर्ट की पुनर्व्याख्या करने की एक प्रकार की जन्मजात टैलेंट है। चुनमियोंग कहता है हाँ वह ऐसा करता है मानो उसने बहुत समय पहले मार्शल आर्ट सीखी हो। वह एक असली मॉन्स्टर है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस मेंशन के अंदर जहाँ पर योशिन एलिक्सर लेने के लिए बैठा हुआ है। मार्जिन उसके पीछे आते हुए कहते हैं मैं नहीं जानता कि तुम एलिक्सर से कितना निकलने में सक्षम होगे। आमतौर पर लोग इसका लगभग 60 से 70% हिस्सा सोख लेते हैं लेकिन स्थिति के आधार पर यह और भी कम हो सकता है यदि तुम लापरवाही से काम करते हो क्योंकि तुमको लगता है कि तुम कम प्रतिशत सोख रहे हो तो तुम अपने एनर्जी कोर या रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसलिए इसे अवशोषित करने के प्रति बहुत अधिक जुनूनी मत होना। योशिन कहता है हाँ कैप्टन। कैप्टन कहते हैं
एलिक्सर का सेवन करने का सही तरीका यह है कि एलिक्सर को अपनी कोर एनर्जी में प्रवाहित करने दिया जाए और उस एनर्जी को तब तक प्रसारित किया जाए जब तक कि वह पूरी तरह से पिघल न जाए। यदि तुम्हारा एनर्जी सर्कुलेशन अस्थिर हो जाता है तो मैं आगे आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए इससे आश्चर्यचकित न हो और उसके अनुसार खुद को ढाल लो। योशिन कहता है ठीक है। तभी वो एलिक्सर को निकल लेता है। योशिन खुद की एनर्जी को महसूस करके कहता है जैसे एलिक्सर मेरे शरीर में प्रवेश करा है, मुझे एनर्जी बढ़ती हुई महसूस हो रही है। तभी वो ऑब्जर्व करने लगता है जिससे बाहर एनर्जी रिलीज होने लगती है। वहाँ पर रखा एलिक्सर का बॉक्स पीछे जाता है। मार्जिन उसकी एनर्जी के सर्कुलेशन को गौर से देख रहे होते हैं। इस एनर्जी को चुनमियोंग और मिरियो भी महसूस कर लेते हैं। चुनमियोंग कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरुआत कर दी है। मिरियो कहती है मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि एलिक्सर खाने के बाद वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी हम देखते हैं एलिक्सर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलकर योशिन के अंदर जा रही है। मार्जिन इसे देखकर मन में कहते हैं मैंने सुना है कि वह पहली बार किसी एलिक्सर को अब्सॉर्ब कर रहा है, फिर भी उसकी एनर्जी का सर्कुलेशन अत्यंत स्वाभाविक है। वहाँ बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद की। तभी योशिन उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और आंखें खोलता है, फिर अपने हाथ में एनर्जी लाकर उसे देखने लगता है। मार्जिन कहते हैं बधाई हो, तुमने एलिक्सर को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। योशिन एनर्जी देखकर कहता है नई मिली हुई कोर एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन मन में कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सफलतापूर्वक संपूर्ण एलिक्सर सोख लेगा। इतना ही नहीं, उसने यह सब बिना किसी मदद के किया। तभी योशिन शॉक हो जाता है और मन में कहता है अब मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, मैं उन उपस्थिति का पता लगा सकता हूँ जिनका मैंने पहले पता नहीं लगाया था। मेरे सीनियर्स इस जगह को घेरे हुए हैं। क्या वे मेरी रक्षा इसलिए कर रहे थे क्योंकि एलिक्सर को ग्रहण करते समय मैं पूरी तरह से असुरक्षित हो जाऊंगा। और वहाँ से उठते हुए मार्जिन से कहता है जब मैं एलिक्सर को सोख रहा था तब मुझे सुरक्षा मिल रही थी। कैप्टन, हर कोई मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? मार्जिन स्माइल करके कहते हैं हम तुम्हारा विशेष ख्याल नहीं रख रहे हैं। यह रेडिएंट ह्यूमन स्क्वाड में हर किसी के लिए किया जाता है। एक बार जब आप जियांगियों में कुछ बार अपनी जान जोखिम में डालते हो तो यह स्वाभाविक हो जाता है। तुम जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे रेडिएंट टीम स्क्वाड के लिए भी उतना ही बेहतर होगा। योशिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी सी शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद योशिन कल्टिवेट करते हुए मन में कहता है अब मेरे पास ज्यादा एनर्जी है। मेरे पास पहले जो था उसकी तुलना भी इससे नहीं की जा सकती। तभी वो बाहर आकर कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मार्शल आर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तभी वहाँ पर खड़ी मिरियो कहती है योशिन उसे देखकर कहता है जेंट्स और डीमन मिरियो कहती है क्या तुम ट्रेनिंग के लिए बाहर निकले हो क्योंकि तुम इसे और नहीं ले सकते? योशिन कहता है हाँ। मिरियो कहती है तुम्हारी लड़ाई देखकर मुझे भी अचानक कुछ एहसास हुआ। योशिन शॉक होकर कहता है क्या तुमने कुछ सीखा? वो अपने पैर को घुमाकर कहती है यह सिर्फ एक छोटी सी मूव है। यदि तुम्हारी ट्रेनिंग करने की योजना थी तो मुझे माफ करो, लेकिन कैसा रहेगा कि हम एक स्पार करें? योशिन ग्रिट करते हुए कहता है मैं अकेले बाद में ट्रेनिंग कर सकता हूँ किसी भी समय, लेकिन जेंस और डीमन के पाम स्ट्राइक टेक्निक से मुकाबला करने में सक्षम होने का यह एक दुर्लभ अवसर है। वह कहती है बस मुझे मिरियो कहो, यह पर्याप्त है। और तभी दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर जाते हैं। योशिन अपनी स्वॉर्ड निकल कर कहता है मैं पहली चाल चलूंगा। मिरियो हाथ से इशारा करके कहती है ठीक है आ जाओ। तभी योशिन तेजी से उसके पास आ जाता है, लेकिन मिरियो उसका स्वॉर्ड वाला हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं। उनके बीच कुछ होने ही वाला था, लेकिन तभी वो दूसरे हाथ में एनर्जी लाकर योशिन के ऊपर पाम स्ट्राइक कर देती है, जिससे योशिन पीछे जाने लगता है और वो दूसरी स्ट्राइक भी करने लगती है। तभी योशिन अपने हाथ पर एनर्जी लाकर इस स्ट्राइक को पूरे जोर से रोकने लगता है, जिसकी वजह से वो घसीटते हुए पीछे आ जाता है। मिरियो कहती है तुम सच में डरावने हो। योशिन कहता है क्या तुमने 1 इंच स्ट्राइक का उपयोग करने की ट्रेनिंग ली है? मिरियो कहती है हाँ, एक स्वॉर्ड्समैन ने यह सीखा कि रेडिएंट डीमन आर्ट का केवल उपयोग स्वॉर्ड से ही नहीं किया जा सकता।
करीबी मुकाबले में 1 इंच का वार बहुत उपयोगी होता है। आपको सबसे पहले हाई लेवल प्रोटेक्शन एनर्जी को नष्ट करना होगा। तनाव बढ़ाने के लिए बर्स्ट डिस्चार्ज में ज्यादा एनर्जी का उपयोग करने के बाद 1 इंच स्ट्राइक वास्तव में ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है। योशिन कहता है, भले ही मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मिरियो कहती है, जारी रखो। योशिन कहता है, जब मैं छोटा था तभी से एनर्जी का पता लगाने के मामले में मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया हूँ। जिस तरह से तुमने अपने कोर एनर्जी का उपयोग किया उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मिरियो शौक होकर कहती है, तुम सक्षम थे मेरी कोर एनर्जी के मूवमेंट को देखने में। और यही पर यह सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो सिर्फ 30 मिनट का ही है। इसका अगला पार्ट भी 30 मिनट का ही होगा। बाद में नई सीरीज वो भी अच्छे वॉइस के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय गाइस।